हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि असर्शन एंड रीज़न के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी गलत हो जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें, कोई ट्रिक बता दीजिए। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि मैं सॉल्व करते टाइम यूज़ करती थी, और उससे जो मेरे असर्शन रीज़न के क्वेश्चन होते थे वो बिल्कुल सही हो जाते थे और बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाते थे। तो अगर आप भी इस ट्रिक के थ्रू अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आप कम टाइम में और बिल्कुल करेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही है। तो वो कौन सी ट्रिक है, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो असर्शन एंड रीज़न को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं CKP फॉर्मूला। अब ये क्या होता है समझाती हूँ मैं। इसका जो फर्स्ट C है, C का मतलब होता है कि अगर आप असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आपके पास एक मस्ट चीज़ होनी चाहिए, वो है कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस का यूज़ करके उन चीज़ों को देखोगे कि कौन सी चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, उनके बीच कोरिलेशन है या नहीं है। तो आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपके पास होना चाहिए नॉलेज। नॉलेज सभी के पास होता है। नॉलेज से यहाँ मेरा मतलब है कि आपको अभी जो UGC नेट पूछ रहा है तो बहुत ही वाइड एरिया से पूछता है, कहीं से भी क्वेश्चंस दे देता है। तो आपको UGC नेट के पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ना है, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको भी पढ़ना है। क्योंकि अगर वहाँ से कोई डेटाबेस क्वेश्चन नहीं बन सकता है तो वहाँ से वो असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ से कोई डेटाबेस क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट के साथ आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको पता है, तो आपके असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ गया और आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि ये जो चीज़ लिखी है ये सही है या गलत है, तो फिर आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो डिस्कशन के थ्रू इन चीज़ों को करो, या फिर आप जो भी सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उनको 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर कर लो। और जो भी डेटाबेस जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं उन पे तो विशेष फोकस करो, क्योंकि जहाँ से डेटाबेस क्वेश्चन नहीं बनेगा वहाँ से असर्शन रीज़न के क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। थर्ड चीज़ है, आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में आपको महारत हासिल करवाने के लिए सबसे अहम कारगर उपाय होता है। आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, आपको वो चीज़ आने लगेगी। कोई भी चीज़ हो तो आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है, प्लस आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। तो ये है CKP फॉर्मूला। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, तो आपको असर्शन एंड रीज़न के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है 2 स्टेप में। पहला स्टेप ये होगा कि आपको देखना है कि जो असर्शन है वो सही है या गलत है, फिर जो रीज़न है वो सही है या गलत है। तो पहले स्टेप में आपको देखना है कि जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से दोनों सही हैं, या फिर एक सही है एक गलत है, या फिर दोनों गलत हैं। तो पहले आपको सही और गलत पहचानना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको कोरिलेट करना है। कोरिलेट कैसे करेंगे आप, एक वर्ड आता है बिकॉज, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। आप इस वर्ड को दोनों सेंटेंस के बीच में लगा करके रखिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ मैंने CRF क्वालिफाई कर लिया, मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ती थी, ठीक है। तो आपको अगर बताना है कि दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, तो इनके बीच में अगर संबंध देखना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि वर्ड लगाओगे। मैंने CRF क्वालिफाई कर लिया क्योंकि मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ती थी। तो ये सिंपल सा क्योंकि जो वर्ड है, बिकॉज, ये वर्ड लगा करके आप चीज़ों को कोरिलेट करोगे और देखोगे कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये पहले वाले सेंटेंस से संबंधित है या नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है या नहीं। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, ये अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर का, उसी के ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं उन्हीं को यहाँ पे एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। आपको इनके आंसर पता होंगे, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप इनको यहाँ पे सॉल्व करिए। असर्शन एंड रीज़न। पहला असर्शन दिया है, हरित क्रांति के बाद अंतरजातीय संबंध जजमानी से संवेदात्मक संबंधों में रूपांतरित हो गए। रीज़न दिया है, हरित क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के लिए अवसर प्रदान किए। अब अगर आपके पास नॉलेज और कॉमन सेंस है तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, पहले देखोगे कि ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सही है या फिर नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे पहला वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हरित क्रांति जब आई उसके बाद जो जजमानी संबंध थे, जो मतलब दो जातियों के मध्य में जो संबंध होते थे, वो जजमानी संबंधों से संविदात्मक संबंधों में परिवर्तित हो गए। मतलब पहले जातियों के बीच में जजमानी संबंध थे, अब क्या हो गया है, एक संविदा की तरह वो कार्य कर रहे हैं हरित क्रांति आने के बाद। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, हरित क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर प्रदान किए। बिल्कुल सही बात है। हरित क्रांति के आने के बाद जो छोटी छोटी जातियां थी, ये अलग अलग व्यवसायों में जा सकती थी। व्यवसायों का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग मजदूरी कर सकते थे, अलग अलग कामों को कर सकते थे। वो दुकान वगैरह ओपन करने लगे, ये छोटी छोटी चीज़ें करने लगे। क्यों? क्योंकि फिर कृषि के लिए जो योग्य भूमि थी वो कम पड़ रही थी, तो वो अलग अलग व्यवसायों को करने लगे। तो ये भी सही है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो फिर हम देखेंगे कि दोनों में संबंध है या नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट दोनों में ये दो वर्ड देखो कॉमन है, हरित क्रांति, ठीक है, और फिर जातियों की भी बात हो रही है। फिर हम वर्ड लगा करके देखेंगे क्योंकि। तो हम पढ़ेंगे, हरित क्रांति के बाद अंतरजातीय संबंध जजमानी से संवैधात्मक संबंधों में रूपांतरित हो गए क्योंकि हरित क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर प्रदान किए। तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। अगला, पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई। ये पहले हम देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस कि पहले देखेंगे सही है या गलत है, उसके बाद देखेंगे कि सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो क्या पंजाब में हरित क्रांति आने के बाद कुछ पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई? हाँ, उत्पन्न हुई। दूसरा रीज़न क्या है, अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल का अधिक दोहन, कीटनाशक और रासायनिक खादों का अधिक उपयोग हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कि क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो नीचे वाला स्टेटमेंट है यानी कि बी, या जो ये आर वाला स्टेटमेंट है, जो रीज़न, ये बिल्कुल ऊपर वाले स्टेटमेंट के बारे में ही बात कर रहा है कि अधिक उत्पादन हुआ, कीटनाशकों का ज़्यादा यूज़ हुआ, खाद का ज़्यादा यूज़ हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसकी व्याख्या कर रहा है। क्योंकि वर्ड लगा करके देखते हैं, तो पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक और रासायनिक खादों का अधिक उपयोग हुआ। बिल्कुल करेक्ट है, तो इसकी सही व्याख्या है। एक और देख लेते हैं। आधुनिक भारत में जो विवाह की सामाजिक संस्था है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, मतलब बहुत से परिवर्तनों से ये निकली है। रीज़न दिया जा रहा है, भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों सही हैं या नहीं है। तो असर्शन है कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था में परिवर्तन हुए। सही है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। रीज़न दिया जा रहा है, भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। ये भी सही है, पश्चिम के विचारों से प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये इसके बारे में बात कर रहा है? ये जो रीज़न है ये असर्शन के बारे में बात कर रहा है? नहीं, इसमें कहीं भी विवाह से संबंधित कोई बात ही नहीं हुई है। भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, यही एकमात्र कारण नहीं है विवाह में परिवर्तन होने का। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न रहे हैं।
तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। असर्शन है मीडिया द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, ना कि चुनौती प्रदान करता है। तो ये जो असर्शन है ये सही है। रीज़न दे रहा है मीडिया शक्ति संपन्न उच्च वर्ग के हितार्थ कार्य करता है। रीज़न भी सही है, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये? तो देखते हैं कि जो नीचे वाला है इसमें बोला जा रहा है उच्च वर्ग के हितार्थ कार्य करता है मीडिया, और ऊपर वाले में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो दोनों में कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई वर्ड वगैरह इसमें मैच कर रहा है, ना ही दोनों का सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि पहले तो आपको देखना है अपनी नॉलेज के बेस पे कि दोनों सही हैं या गलत हैं। अगर दोनों सही हैं तब आपको कॉमन सेंस लगाना है अपना, और कॉमन सेंस के बेस पे आपको देखना है कि क्या ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ये इसके बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसके बारे में बात कर रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो फिर दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर बात नहीं हो रही है तो दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही से समझ में आई होगी। अब आपके जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हैं ये गलत नहीं होंगे, आप इनको इजीली कर पाएंगे। इनको और बेटर इनमें महारत हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनमें असर्शन रीज़न पूछा गया है, उन सभी असर्शन रीज़न के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर डालिए। आपके क्वेश्चंस ये बनने लगेंगे, ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो आई होप आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।